छूदिए तो शुरू। आज आप ध्यान दीजिए, आपको ए व बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। ये 3 और 3 माइक्रोफैराड है, ये दोनों 2 माइक्रोफैराड है, बीच में 4 माइक्रोफैराड है। इस चित्र में थोड़ा सा संशोधन कर दें तो प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। संशोधन मात्र हम इतना करते हैं, ये 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये बिंदु बी हो गया। ये 4 माइक्रोफैराड ए व बी के बीच जुड़ा है, तो 4 माइक्रोफैराड को अब यहाँ मान दें, इस बिंदु को सी मान लीजिए। तो देखिए ए व सी के बीच में ये 3 माइक्रोफैराड पैरेलल क्रम में है, क्योंकि ऊपर वाले 3 माइक्रोफैराड का एक सिरा ए पर जुड़ा है, इसका भी एक सिरा घूमकर ए पर आ गया है। दोनों के दूसरे सिरे सी पर जुड़े हैं, तो दोनों संधारित्रों की प्रथम प्लेट ए पर और द्वितीय प्लेट सी पर जुड़ी है। ये दोनों समांतर क्रम में हो गए ए और सी के बीच। उसी तरह से 2 माइक्रोफैराड के प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट सी पर और द्वितीय प्लेट घूमकर बी पर जुड़ी है, इसके दोनों पैरेलल क्रम में हो गए। और इस दोनों कॉम्बिनेशन के साथ ये 4 माइक्रोफैराड संधारित्र पैरेलल क्रम में है। इनकी तुल्य धारिता हो गई 6 माइक्रोफैराड। इसकी तुल्य धारिता हो गई 4 माइक्रोफैराड। ये कुल धारिता है इधर 4 माइक्रोफैराड। ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। ऊपरी भुजा की तुल्य धारिता C1 मान लीजिए। ऊपरी भुजा की तुल्य धारिता बराबर C1। 1/C1 बराबर 1/6 धन 1/4, 12, 6 दूनी 12, 4 3 12, बराबर हो गया 5/12। C1 बराबर 12/5, 2.4 माइक्रोफैराड। 2.4 माइक्रोफैराड के साथ ये 4 माइक्रोफैराड पैरेलल क्रम में है। तो अब ये स्थिति बना 2.4 माइक्रोफैराड प्लस पैरेलल क्रम में 4 माइक्रोफैराड हो गया। अब ए व बी हुआ, तुल्य धारिता C बराबर 2.4 धन 4 बराबर 6.4 माइक्रोफैराड। उतार लीजिए। प्रश्न का हल उतार लीजिए। समझ में आया है, लेकिन बुद्धि घबरा जाएगी, मिटा देते हैं। एक और प्रश्न है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, यूपी बोर्ड की किताब में भी है और यूपी बोर्ड में आया भी है। लेकिन धारिताएँ क्या हैं, अब हम सवाल खोजेंगे तो समय लगेगा।
5 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड। जो देखिए किताब में सवाल है। अब देखिए ये असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। यह असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है क्योंकि C1, C2, C3 और C4 हैं। C1/C2 1/2 है और C3/C4 2 है। इसलिए यह एक असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इसकी तुल्यधारिता कैसे निकलेगी? इस तरह का सवाल आपको सरल परिपथ में भी मिलेगा। अब यहाँ से Q आवेश लीजिए, मान लीजिए हम इसको जोड़ देते हैं किसी बैटरी स्रोत से जिसका विद्युत वाहक बल या पोटेंशियल डिफरेंस A व B के बीच का भी है। तो परिपथ में क्षण भर के लिए आवेश का प्रवाह होगा तभी तक जब तक कि संपूर्ण संधारित्र पूर्णतया आवेशित न हो जाए। तो यदि यहाँ से हम Q आवेश चलता है, इधर आवेश गया Q1, इधर आवेश आया Q-Q1। देखिए इधर 10 माइक्रोफैरड है तो इधर 10 माइक्रोफैरड है। यहाँ A से Q आवेश प्रवेश करता है तो B से Q आवेश भी बाहर निकलना चाहिए। सिमिट्री के हिसाब से यदि 5 माइक्रोफैरड पर Q1 आवेश है तो यहाँ भी 5 माइक्रोफैरड पर Q1 आवेश होगा। इस पर Q-Q1 आवेश है, A से चला, अरे यहाँ A से चला तो Q-Q1 आवेश है। तो बिंदु B से भी इधर आवेश आएगा Q-Q1। अब देखिए इधर से धन आवेश Q1 था, ऋण आवेश Q1 है तो इसका स्वतंत्र धन आवेश Q1 B में पहुँचेगा। इसमें से Q-Q1 इधर चला गया तो B से C5 पर आवेश की मात्रा, B से C5 पर आवेश की मात्रा Q1 माइनस Q-Q1, Q1 माइनस Q-Q1। भाई यहाँ से Q आवेश गया, यहाँ पहुँचा, Q1 में से Q-Q इधर चला गया तो शेष आवेश इधर आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 2Q1 माइनस Q। Q1 माइनस Q आवेश आ गया, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब आवेशों का वितरण हो गया। आपको Q1 और Q में संबंध निकालना पड़ेगा। Q और Q1 में संबंध निकालना पड़ेगा। तो यदि हम A से चलते हुए B से होते फिर A पर आवें तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। क्या होगा? 0। तो A व B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB प्लस VB माइनस VD प्लस VD माइनस VA। VA से कट गया, VB से कट गया, VD से कट गया, बराबर 0 नहीं हो गया।
वी ए माइनस वी बी Q1 बटा 5 प्लस वी बी माइनस वी सी टू Q1 माइनस Q बटा 5 वी डी माइनस वी सी। इसका पोटेंशियल धनात्मक है तो इसका पोटेंशियल ये ऋणात्मक होंगे पोटेंशियल। ए से बी तक ए ऊंचे ऊपर है, बी नीचे ऊपर पॉजिटिव होगा। बी ऊंचे पर ये नीचे ऊपर है, ये माइनस हो गया। माइनस Q माइनस Q1 बटा 10 बराबर 0। ये 5 हो गया तो Q1 प्लस 4Q1 माइनस Q माइनस Q1 माइनस Q प्लस Q1 बराबर 0। देख लीजिए हमने 10 से गुणा कर दिया, क्या हो जाएगा? 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2Q1। यहाँ 10 से गुणा करें तो आ गया 4Q1 माइनस 2Q, और यहाँ 10 से गुणा किए तो माइनस Q प्लस Q1। तो कितने Q1 आ गए? 1 2 3 4 2 6 और 1 7। 7 Q1 बराबर 2Q, तो Q1 बराबर 2 बटा 7Q। देखिए यहाँ से चले थे तो वी ए माइनस वी बी बाबा आ गया Q1 बटा 5, वी बी माइनस वी डी बाबा हो गया 2Q1 माइनस Q बटा 5, माइनस इधर से चले तो आ गया Q माइनस Q1 बटा 10 माइक्रोफैरड, क्योंकि इसकी धारिता 10 माइक्रोफैरड होगी। 10 से गुणा कर दिया तो ये सूत्र आ गया, Q1 और Q का संबंध आ गया। आपकी तुल्य धारिता C बाबू हो गई Q बाई V। Q बाई V, आपको Q बाई V का मान निकालना है। क्या निकालना है? Q बाई V का मान। तो यह हो गया बंद पास ए बी डी ए में। अब पास ए बी इसको ये तो बी यहाँ हमने कर दिया था, चलिए इसको ए और डी कर देते हैं। जो डी हो गया ए बी, ए और सी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। ए व सी के मध्य तुल्य धारिता निकालनी थी। तो यहाँ से हमने Q आवेश भेजा, Q1 इस पर गया, Q माइनस Q1 इस पर गया। सिमिट्री के हिसाब से यहाँ से Q माइनस Q1 जाएगा, यहाँ से Q1 जाएगा, टोटल मिलकर फिर Q हो जाएगा। इस पर आवेश आ गया 2Q1 माइनस Q। तो देखिए वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी ए बराबर 0। यहाँ से संबंध आ गया Q1 बराबर 2 बाई 2 बटा 7Q। अब आइए पास ए बी सी में, ए बी सी ए में, ए बी सी ए में यहाँ से चले ए बी सी और घूम कर फिर ए पर आए। ए बी सी भी ए में, ए बी सी भी ए में, बैटरी का नाम हमने भी रख दिया। इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। क्या है?
कहाँ? यहाँ से आवेश क्यू गया, Q1 इधर चला गया, तो शेष कितना आवेश बचा? Q माइनस Q1 बचा। ठीक है ना भाई? 5 कूलम आवेश गया, 2 कूलम इधर चला गया, तो बाकी 5 माइनस 2 3 माइक्रो कूलम इधर आया। हो गया ना? इसमें से Q1 यहाँ पहुँचा, Q माइनस Q1 इस भुजा पर चला गया, तो शेष कितने बचा? Q1 माइनस Q माइनस Q1, 2Q1 माइनस Q बचा। ये इस पर आ गया। हो गया ना? अब यहाँ पर देखिए Q1 बटा 5 धन Q1 बटा 5 धन Q माइनस Q1 बटा 10 बराबर भी बैटरी का वैल्यू बराबर भी है, बराबर भी हो गया। Q1 का मान है 2/7Q, Q माइनस Q1 2/2Q/35 या 2 से 10 से गुणा कर दें तो 4/7Q ध्यान जो Q माइनस 4/7Q। देखिए 4/7Q धन 2Q धन 2Q नहीं, इसमें से घटा देंगे 2/7Q धन Q बराबर भी। तो V/Q बराबर 9/7, तो 2/C बराबर 9/7 माइक्रोफैरड। आई बात समझ में? अरे गड़बड़ हुआ, ये किससे गुणा किया है हमने? 10 से गुणा किया है, तो 10 से गुणा कर दिया तो 2/7Q आ गया धन Q माइनस 2/7Q, तो 2/7Q बचा। बावगी तो 2/7Q प्लस Q बावगी, तो ये हो गया 7 9 9/7Q C/Q/V। Q का मान कितना है? C बराबर Q/V, तो Q/V करेंगे तो कितना जाएगा? सात बटा 9 माइक्रोफैरड। देखिए यहाँ से Q1 गया, यहाँ से 2Q माइनस Q1 आया, इस पर Q माइनस Q1 आ गया, इससे Q1 गया, फिर यहाँ से Q आवेश हो गया। तो अब यहाँ से VA माइनस VB का मान हो गया Q1/5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोफैरड धन 2Q माइनस Q1/5 माइक्रोफैरड प्लस Q माइनस Q1/10 में इसको माइनस कर रहे हैं क्योंकि लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल को घटा रहे हैं तो माइनस आएगा। हाँ 10 कूलम 10 से गुणा कर दिया कि हो जाएगा 2Q1 प्लस 4Q1 माइनस 2Q माइनस Q प्लस Q1। Q1 के मान कितने हैं? Q1 ये हो गया 4 5 Q1 2 7 Q1 माइनस 2Q, तो Q1 बराबर 2/7Q। अब इसमें आए तो Q1/5 धन Q माइनस Q1/10
बाबा इस बैटरी का ईएमएफ भी, तो 2/7 Q/V 5 धन Q माइनस Q1 2/7 Q/10 बराबर भी, हमने 10 से गुणा कर दिया, यहाँ आ गया 4/7 Q, यहाँ आ गया Q माइनस 2/7 Q बराबर भी, ये कट गया इसमें से, कितना बच गया 2/7 Q प्लस Q बराबर भी, Q गुणे 2/7 धन के बराबर भी, Q गुणे 9/7 बराबर भी, तो C बराबर Q/V करें तो आ गया 7/9 माइक्रोफैराड। ये तुल्य धारिता है। बता दें एनसीईआरटी बुक के हमने आपको बता दिया था 15वें तक, 16वां बताइए, दर्शाइए कि आवेशित पृष्ठ के एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र का अभिलंब घटक में असातत्व होता है। असातत्व होता है। एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व तक E1 माइनस E2 डॉट n कैप बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, जहाँ n कैप एक बिंदु व पृष्ठ की अभिलंब एकांक सदिश है, सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व है, n की दिशा पार्श्व 1 से पार्श्व n की दिशा पार्श्व 1 से पार्श्व 2 की तरफ है, n की दिशा ये n कैप की दिशा है। डायरेक्शन ऑफ n कैप पार्श्व 1 से पार्श्व 2 की तरफ। इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ये असतत है, एक तरफ तीव्रता दाईं तरफ है, दूसरी ओर का वैद्युत क्षेत्र बाईं तरफ है। अब वेक्टर E2 कितना है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 इंटू n कैप, यही ना है। और सतत का मतलब एक ही डायरेक्शन में नहीं है, इधर दाईं तरफ है, इधर बाईं तरफ है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ 0 है तो वैद्युत, क्योंकि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तरफ शून्य होती है, तो ये असतत है, डिसकंटिन्यूअस है। E2 का लिखना हो गया। वेक्टर E1 कितना है, इसकी दिशा बाईं तरफ है, यानी n कैप के उल्टा है, ये माइनस n कैप हो गया। तो E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 n कैप माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस n कैप, और सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 धन सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 इंटू n कैप बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू n कैप। यह हो गया वेक्टर E2 माइनस वेक्टर E1 का मान। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए कि वेक्टर E2 माइनस वेक्टर E1 इंटू n कैप। तो E2 माइनस E1 का मतलब है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 n कैप डॉट n कैप, n कैप डॉट n कैप बराबर 1 बराबर हो गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। आई बात समझ में? दर्शाना है कि वेक्टर E2 माइनस वेक्टर E1 डॉट n कैप बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, ये दर्शाना है आपको।
तो E2 बराबर है सिग्मा अपान 2ε0 डायरेक्शन एलॉन्ग एन कैप। E1 का मान है सिग्मा अपान 2ε0 अपोजिट टू माइनस एन कैप। ये दोनों मान निकल गए, E2 और C1 निकालिए। सिग्मा अपान 2ε0 एन कैप माइनस सिग्मा अपान 2ε0 माइनस एन कैप, ये हो गया प्लस एन कैप। तो वेक्टर E2 और वेक्टर E1 का मान आ गया सिग्मा अपान ε0 एन कैप हो गया। अब वेक्टर E2 माइनस वेक्टर E1 डॉट एन कैप बराबर सिग्मा अपान ε0 एन कैप डॉट एन कैप बराबर सिग्मा अपान ε0। इसका दूसरा खंड है दर्शाइए कि आवेशित पृष्ठ के एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र का स्पर्शीय घटक सतत है। देखिए स्पर्श रेखीय घटक E डैश बराबर 0, तो हर जगह सतत होगा, हर जगह इसका मान 0 ही रहेगा। या कहें कि यदि हम एक बंद लूप बना लें तो बंद लूप के एकांक क्षेत्रफल में किया गया कार्य शून्य होता है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र का कोई भी घटक पार्श्व के समांतर नहीं है। कहा है कि दर्शाइए कि वैद्युत क्षेत्र का पार्श्व घटक संतत है। बंद पृष्ठ के एलांग किया गया कार्य शून्य होता है, चाहे किसी भी मार्ग से होके जाए, तो इसका मतलब कि पार्श्व घटक सतत है। और 17वां सवाल की थ्योरी लिखवा चुके हैं। 18वां सवाल है एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन 0.53 एंगस्ट्रॉम पर परिबद्ध हैं। हाइड्रोजन परमाणु में ये प्रोटॉन हो गया, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन परस्पर दशमलव 35 एंगस्ट्रॉम पर परिबद्ध हैं, यानी 0.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तन कीजिए, जबकि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन के मध्य की अनंत दूरी तक स्थिर शून्य हो। यदि हम इलेक्ट्रॉन की अनंतता पर स्थिर शून्य माने तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्थिर ऊर्जा कितनी होगी? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्थिर ऊर्जा कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉन की U बाबू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R। 9 गुणे 10⁻9 1.6 इंटू 10⁻19 गुणे 1.6 इंटू 10⁻19 बटा 0.53 गुणे 10⁻10, इतना जूल हो गया। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए तो 9 गुणे 10⁻9 इतना जूल प्रति इलेक्ट्रॉन वोल्ट गुणे 0.53 इंटू 10⁻10। देखिए क्योंकि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होता है तो 1.6 इंटू 10⁻19 से भाग दे देते हैं। ये कितना हो गया? 10⁻9 और 10⁻19 मिल कितना 10 हो गया, इसे कर दिया।
9 गुणे 1.6 बटा दशमलव 53 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। गुणा कीजिए, भाग दीजिए। कितना उत्तर है देखो। हाँ, इसका उत्तर आएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना उत्तर आएगा? माइनस भाग गुणा भाग करके देख लो, 9 दे रहे 13.5 होता है। 9 का 1.5 गुणा 13.5 होता है। 13.5 से लगभग 2 से 1/2 आधे से भाग दे रहे हैं, तो 27 हो नहीं गया। -27.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने में कितना न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा जबकि इसकी कक्षा में गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा की आधी है? या फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पर जाइए। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पढ़ चुके हैं परमाणु संरचना पढ़ाते समय। जब बोहर मॉडल पढ़ाया गया होगा तब बताया गया होगा। गति ऊर्जा होती है 12 mv²। गति कितनी होती है? 12 mv²। जैसे भी वेग से गति कर रहा है तो 12 mv² बराबर 1/4π0 कैपिटल E गुणे E बटा r²। नहीं, ये जब गति करता है तो अभिकेंद्र बल वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। mv² बराबर इतना, r से कट गया, 12 mv² बराबर 1/2 गुणे 1/4π0 E² बटा r। देखिए, ये स्थितिज ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा है जो स्थिर ऊर्जा की आधी है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों तरफ घूमता है तो इसकी गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा की आधी होती है। प्रश्न में दे दिया है, क्योंकि यदि आप भूल गए हों तो याद हो जाए, हमने इसे बता दिया। तो गतिज ऊर्जा प्रश्न में दिया है कि स्वतंत्र करने के लिए कितना न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा। ये दिया गया है कि इस कक्षा में गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा के परिमाण की आधी है। ये तो स्थितिज ऊर्जा हो गई। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ स्थितिज ऊर्जा बराबर -13.2 इकाई 2 2 3 6 1306 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्थिर ऊर्जा इतनी है, गति -1306 है। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -27.2 धन 13.6 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को अनंतता पर भेजने के लिए हमको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? यदि अनंतता पर भेजना है तो कुल कितनी ऊर्जा देनी है आपको?
अनंता पर जाएगा तो तीसरा जीरो हो जाएगी। अनंता पर ऊर्जा बराबर जीरो, ये ना होता है। कक्षा में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह हो गया U इन्फिनिटी और यह हो गया U जीरो। तो आवश्यक ऊर्जा डेल्टा E बराबर 0 माइनस 13.6। अंतिम ऊर्जा में से ऊर्जा घटा रहे हैं, कितना देनी पड़ेगी? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितनी ऊर्जा से बंधा हुआ है इलेक्ट्रॉन नाभिक के महाकोश के अंतर्गत घूम रहा है, कुछ खो के आया है। कितनी ऊर्जा खोया है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा दे दीजिए तो फिर अनंता पर पहुंच जाएगा। आई बात समझ? आया समझ में? तो यदि स्थितिज ऊर्जा को 1.06 एंगस्ट्रॉम पृथक्करण पर शून्य ले लिया जाए, इसी ऊर्जा को अनंता पर शून्य न माने। कितने पर शून्य माने? 1.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर शून्य मान लें, तो फिर इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए कितनी ऊर्जा की ज़रूरत होगी? देखिए यहाँ गणना किया है, ये दूरी है 0.53। आप दूरी कर 1.06 मतलब दूरी दुगुनी कर दे रहे हैं। दूरी को दुगुनी कर देंगे तो स्थिर ऊर्जा इस ऊर्जा की कितनी हो जाएगी? दूरी दुगुनी कर दें, इसकी आधी हो जाएगी। अब गणना करना पड़ेगा कितना देर ये उसमें पृथ्वीकरण पर शून्य ले लिया जाए। एक 1.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ऊर्जा को शून्य मान लें तो कुल कितनी ऊर्जा हो जाएगी? यह ऊर्जा हो जाएगी उस ऊर्जा की आधी, मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर मुक्त करने के लिए इतनी ही ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद दिया गया है ए व बी त्रिज्या वाले दो आवेशी चालक गोले ए व बी दो आवेशित गोले एक दूसरे से तार द्वारा जोड़े गए हैं। दोनों गोलों के पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात क्या है?
वैद्युत क्षेत्र तब उत्पन्न होगा जब इनको आवेश कुछ दें आप। यदि आवेश दें तो इनके ऊपर आवेशों का वितरण इस प्रकार से होगा कि दोनों का आवेश पृष्ठ घनत्व, दोनों का विभव समान हो जाए। तो मान लेते हैं इस पर आवेश हमने Q1 दे दिया, Q आवेश दिया तो कुल आवेश में से कुछ आवेश इस पर आ गया Q2, आवेश इस पर आ गया Q। यहाँ से Q आवेश सप्लाई करें तो Q बराबर Q1 प्लस Q2। दोनों पर आवेश उनकी धारिताओं के हिसाब से बढ़ेगा, दोनों के विभव बराबर होंगे। तो इसको A गोला कह लीजिए, इसको B गोला कह लीजिए। तो VA बराबर VB 1/4π0 Q1/A बराबर 1/4π0 Q2/B या Q1/Q2 बराबर A/B। दोनों गोलों के पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? EA/EB। तीव्रताओं का अनुपात पूछा है। तीव्रता का सूत्र बता में न बता में अब ये सोचना पड़ रहा है, क्योंकि जब CBSE बोर्ड का संशोधित कोर्स देखेंगे उसमें दिया गया है कि गोलीय कोश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल दिया गया है। लेकिन इसको निकाल दे, इस सवाल को बताने कोई मतलब नहीं रह जाता। इस तरह से निकाल कर पूरी चैप्टर को लंगड़ापन दे दिया गया है, लंगड़ी फिजिक्स हो गई है। तीव्रताओं का अनुपात निकालना है EA/EB 1/4π0 Q1/A का वर्ग, क्योंकि तीव्रता E बराबर होता है 1/4π0 Q/R²। R गोले की त्रिज्या है बटा 1/4π0 Q2/B²। तो EA/EB बराबर B²/A² गुणे Q1/Q2। Q1/Q2 मान रखिए A/B, B²/A² गुणे A/B बराबर B/A। E1/E2 बराबर B/A। जिसकी त्रिज्या छोटी होगी वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तरह ज़्यादा होगी। E2 बराबर E1 E2 E1 × B/A। B छोटा है तो E1 कम होगा, A छोटा है तो A2 ज़्यादा होगा। तो जहाँ त्रिज्या छोटी है वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। तो यदि कोई गोली कोई आकृति हो तो उसके नुकीले भाग पर, नुकीले भाग की तीव्रता त्रिज्या कम है तो तीव्रता ज़्यादा होगी, और तीव्रता इतनी ज़्यादा हो जाएगी वायु का रोधन समाप्त हो जाएगा और आवेश लीक करने लगेगा। इसी को कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। फिर इसी में दिया है यह प्राप्त परिमाण को यह समझाने में प्रयुक्त कीजिए कि किसी चालक के तीक्ष्ण और नुकीले सिरे पर आवेश घनत्व चपटे भावों के अपेक्षा अधिक होता है। आवेश घनत्व σ1/σ2 बराबर Q1 बटा 4πA², Q2 बटा 4πB²।
तो सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। इसका मतलब है कि सिग्मा 2 बराबर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इंटू सिग्मा 1। बी छोटा है इसलिए सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1। तो यहाँ पर सिग्मा 2 छोटा है, यहाँ सिग्मा 1 बड़ा है। यहाँ तीव्रता ज़्यादा होगी, सिग्मा 2 अपान एप्सिलॉन 0। यहाँ तीव्रता कम होगी, सिग्मा 1 अपान एप्सिलॉन 0। तो नुकीले भाग पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चौड़े भाग की अपेक्षा अधिक होती है। हैं? 46 मिनट क्या है? 46 मिनट।